हाँ बच्चों, अब हम लोग हाई स्कूल मैथ में नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नया चैप्टर है, शुरू से इसको हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। ट्रिगोनोमेट्री में अब हम लोग जो है शुरू से पढ़ेंगे। मिट्री में स्पेलिंग गलत है, हाँ सही है, METRY। तो इसमें अब जो है एक एक चीज शुरू से हम शुरू करेंगे और लगातार वीडियो कोई देखेगा तो हर बच्चा समझ जाएगा इसको। त्रिकोणमिति का बड़ा महत्व है हाई स्कूल में भी और इंटर के क्लास में भी, कंपटीशन की परीक्षाओं में भी, इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हवा खड़ा है कि बड़ा कठिन होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एकदम आसान होती है, केवल थोड़ा सा शुरुआती दौर में छोटी छोटी बातों को हम समझ लें, इसके बाद एकदम फ्री दिमाग से इसको काम करेंगे। लगातार वीडियो देखते रहिए, हम इस तरह से पढ़ा देंगे कि त्रिकोणमिति तुम्हारे मैथ में सबसे आसान चैप्टर तुम्हें लगेगा। इसमें त्रिकोणमिति में जैसे नाम है तीन कोणों की मिति, तो तीन कोण कहाँ होते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग अंदर वाले जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, ठीक। तो इन्हीं कोणों के सहारे भुजाओं को नापेंगे या भुजाओं के सहारे कोण को नापेंगे। भुजाओं के सहारे कोण का मान ज्ञात करेंगे और कोण के सहारे भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। बस यही त्रिकोणमिति है। त्रिकोण माने तीन कोण, मिति माने नापना। मिति माने नापना। तो इसमें तीन कोण की आकृति जो त्रिभुज है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। इसमें जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज ABC ये समकोण। पहली शर्त है कि त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज में समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश रहेगा, बाकी बचे दो कोण A और C जैसे यहाँ हैं, ये 90 अंश से छोटे छोटे होते हैं। इन दोनों का योग मिला के 90 अंश और ये 90 अंश मिला के 180 अंश। इस तरह से त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो है वो उनका योग 180 अंश ही रहेगा, ठीक। तो पहली बात हो गई कि इसमें जो त्रिभुज लेंगे वो समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक। दूसरी बात, जो 90 अंश का कोण है इसका बहुत ज्यादा कोई प्रयोग नहीं है त्रिभुज में। केवल ये क्या काम करता है, एक भुजा इसकी होती है कर्ण, कर्ण को पहचान ये कराता है। समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण, ठीक। अब बाकी बची दो भुजाएं, तो एक भुजा यहां आधार और एक भुजा ये लंब, ठीक। तीन भुजाएं हो गई, कर्ण, आधार और लंब। जिसमें कर्ण तो एक फिक्स भुजा है समकोण के सामने की, एक पहचान ये है। दूसरी पहचान
यह कर्ण भुजा लंब और आधार से बड़ी होती है। अगर लंब से नापेंगे तो भी कर्ण बड़ा निकलेगा, अगर आधार से तुलना करेंगे तो भी कर्ण बड़ा निकलेगा। दो बातें। इसका मतलब क्या, अब तक हम लोगों ने त्रिभुज लिया, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हुई, समकोण के सामने की भुजा कर्ण हुई, शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार हुई। ठीक। अब कर्ण की पहचान यह है कि समकोण के सामने होती है और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक। तो ये तीनों भुजाएं हो गई। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक बहुत प्रचलित नियम है, पाइथागोरस का सिद्धांत, बौधायन पाइथागोरस का सिद्धांत। तो उसका प्रयोग इसमें बहुत ज्यादा होगा। एक बात देखो, हम यहां लिख रहे हैं, जैसे कर्ण हमने लिख दिया, ठीक, यहां लिख दिया लंब, यहां लिख दिया आधार। ठीक। सूत्र भी बनेगा। सूत्र में तुम लोग गलती कर जाते हो, कर्ण कहीं लंब कहीं आधार कहीं लिख देते हो। इसको समझो, कर्ण इन दोनों से बड़ा होता है बारी बारी से, लेकिन अगर लंब और आधार दोनों को जोड़ दिया जाए तो कर्ण छोटा पड़ जाता है। 2 भुजाएं जुड़ जाती हैं, तीसरी अपने आप छोटी हो जाती है, त्रिभुज का नियम है। तो यहां धन लगा दिया जाए तो क्या, ये हो गया छोटा। अब एक तरकीब इसमें निकाली गई गणितज्ञों द्वारा, बौधायन द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा, कि अगर वर्ग करके कर्ण को रखा जाए तो यह अकेले दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो जाता है। तो ये हुआ क्या, ये वर्ग और ये वर्ग, और यही सूत्र बन जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक। अब याद करने के लिए कुछ लोग इधर उधर कर जाते हैं, कर्ण के साथ एक भुजा लिख देते हैं धन करके। ऐसा नहीं, दोनों छोटी भुजाएं हैं, कर्ण बड़ी भुजा है। लेकिन जब कर्ण का वर्ग करते हैं तो दोनों भुजाओं के वर्गों, जो दोनों छोटी भुजाएं हैं, उनके वर्गों के योग के बराबर अकेले हो जाता है। कहने का मतलब कि बड़ा तो है, लेकिन अगर वर्ग करके बड़ा किया जाए तो दोनों भुजाओं जो छोटी हैं उनके वर्ग के योग के अकेले बराबर हो जाता है। इसको इस तरीके से कह सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, जो लंब और आधार है। ये पाइथागोरस का नियम है। अब इसमें क्या हमको फायदा है, ये बराबर का चिन्ह लगा है तो एक सूत्र हो गया। सूत्र हो गया तो 3 इसमें भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में कोई 2 भुजाएं अगर मिलेगी, दी गई हैं, तो तीसरी भुजा इसी सूत्र में मान रखकर निकाल ली जाती है। यही पाइथागोरस नियम का सबसे बड़ा फायदा है। ये समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा इस सूत्र के द्वारा निकाल ली जाती है। तो इसके द्वारा क्या होती है, भुजाएं ज्ञात की जाती हैं। ठीक, भुजाएं ज्ञात की जाती हैं। अब ये बात हो गई। होता इसमें क्या है, अब त्रिकोण में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो जो 90 अंश वाला कोण है ये तो छोड़ दिया जाएगा, गणना में कभी ये नहीं लिया जाएगा। केवल 90 अंश जो है उसको छोड़ने के लिए इसको पहचानेंगे कि इसकी बात न की जाए। बचे 2 कोण ए और सी, यहाँ इनको थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा भी एक अक्षर है, तो चाहे ए से लिखो, चाहे यहाँ सी से लिखो, चाहे थीटा से लिख दो। वो लिखने की एक परंपरा है, प्रचलित है। तो इसमें क्या होता है कि जिस कोण की हम बात करेंगे, इन दोनों में समकोण की बातें नहीं की जानी है, यहीं से समझो, समकोण की बात नहीं की जानी है। तो दोनों न्यून कोण, चाहे ए की बात करें चाहे सी की बात करें,
अगर मान लो यहाँ ए लिख दिया गया है समकोण पर, तो ए की बात फिर नहीं करेंगे, बी और सी की बात करेंगे। कहने मतलब जो 90 अंश पर कोण है, जो अक्षर यहाँ लिखा गया है, जैसे यहाँ बी लिखा गया उसके लिए, तो बी की बात अब कोण के लिए नहीं होगी। ये केवल पहचानवाएगा कि कर्ण कौन है। ठीक, तो शेष दो कोण जो छोटे होते हैं 90 अंश से, या न्यून कोण उनको कहा जाता है, उन्हीं की बात की जाती है। ए और सी यहाँ ये दोनों कोण हैं। अब क्या होगा, इसमें बात की जाती है, हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा होता है कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जब त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो ये दोनों अस्थाई नाम नहीं है। कभी लंब आधार बन जाएगा और कभी आधार लंब बन जाएगा, रहेंगे दोनों आपस में अदल बदल के ही। कर्ण में कोई नहीं जाएगा, कर्ण तो क्लियर है, अकेले रहेगा, लेकिन लंब और आधार में अदला बदली होती रहती है। कैसे अदला बदली होती रहती है? दोनों कोण हमने कहा कि कोई एक कोण लिया जाएगा, जो कोण लिया जाएगा उसके सामने एक भुजा लंब कर दी जाएगी, और दूसरी जो बची आधार, कर्ण तो बचा ही रहेगा, कर्ण कभी नहीं टच करेगा इस मामले को। तो कोण सी अगर लिया गया, कोण सी, तब लंब बराबर ए बी, कोण सी के सामने भुजा ए बी पड़ रही है इसके सामने, तो ए बी हो गई लंब। तो आधार कौन हुआ? आधार बराबर बी सी। ठीक, फिर यदि कोण ए लिया गया, कोण ए की बात की जाने लगी थी, इसके सामने भुजा बी सी पड़ रही है, तब लंब बराबर बी सी और आधार बराबर ए बी। ठीक, देखो लंब ए बी था, यहाँ आधार ए बी हुआ, आधार बी सी था, यहाँ लंब बी सी हुआ। इस तरीके से लंब आधार में अदला बदली हो जाएगी। भले वो भुजा नीचे है, लेकिन कैलकुलेशन करने में अगर कोण के सामने भुजा पड़ रही है तो लंब मानी जाएगी, लंब मानी जाएगी। ऐसे भले खड़ी है, लेकिन अगर लंब दूसरी भुजा हो गई है तो खड़ी भुजा जो खंभे जैसी है वो भी आधार मानी जाएगी। ये बात हो गई, बहुत पॉइंट वाली बात यह है। अब इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें 6 शब्द हैं, उन्हीं को तुम्हें याद करना है। 6 शब्दों में क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दो भुजाओं को बटे में लिखा जाता है और उनका संबंध कोण से होता है। ठीक, उनका संबंध कोण से होता है। तो कोण के लिए कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखो अब बहुत दूर तक हम नहीं ले जाएंगे आप लोगों को, जितना पहली प्रश्नावली में है, जितनी जरूरत है उतनी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। के बाद अगली प्रश्नावली के लिए जब आगे जो और नई बातें आएंगी फिर बताएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसमें एक क्या है, साइन लिखा जाता है, इसके साथ थीटा। थीटा लिखो या ए लिखो, सी लिखो, ये कोण है बस, लेकिन प्रचलन में ज्यादा थीटा है, थीटा लिखा गया। इसके बाद आता है कास थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कास्यक थीटा, फिर स्यक थीटा, फिर काट थीटा। ये 6 हो गई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये रटना है, समझो, याद करना है।
इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये याद करना छो के ना। अब इसमें अगर साइन कास टैन का कासक और सेक काट अगर लिखें, थीटा ना लिखें अर्थात कोण ना लिखें, तो इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनके साथ कोण लिखना जरूरी है, चाहे थीटा लिखो, चाहे साइन ए लिखो, चाहे साइन क्या फाई लिखो, साइन एक्स लिखो, साइन वाई लिखो, कुछ लिखो, कोण का मान इनके साथ लिखना जरूरी है। अब क्या होता है, छो हमने याद कर लिया नाम। अब भुजाओं से संबंध क्या है, तो अनुपात व भुजाएं। ठीक, तो साइन थीटा नंबर 1 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा यहां लिख दिया जाए, कोई कोण ले लो, चलो यही ले लो थीटा। तो जब थीटा लिए तो थीटा के सामने भुजा ए भी लंब हो गई और ये आधार है, खड़ी है, लंब भी हो गई। ठीक है, सुविधा लग रही है, अटपटा नहीं लग रहा है। तो ये लंब हो गई ये भी, ये बीसी आधार हो गई, कर्ण तो इसी रावे करेगी। तो लंब बटे अगर आधार लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए सी। लंब बटे कर्ण लिखे हैं तो ए बी बटे ए सी। ठीक, दूसरा कास थीटा। अब थीटा ले लिए हैं तो ये लंब हो गया, जब तक थीटा चलेगा तब तक लंब रहेगा। आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हुआ, लंब तो ए बी हो गया है, आधार कौन हुआ, बी सी। बी सी बटे ए सी। तीसरा टैन थीटा। ये क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। ए बी बटे बी सी। चौथा कास्यक थीटा बराबर। अब तीनों अगर याद हो गया है, ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा बराबर ये याद हो गए हैं, तो अब इन्हीं तीनों का उल्टा, कासक थीटा साइन का उल्टा। तो साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो यहां भी कर दो, उल्टा करो, AC बटे AB। कहने का मतलब कि साइन थीटा का उल्टा कासक थीटा रहेगा। ठीक, पांचवा ये है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा कास थीटा का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार रहेगा। कर्ण बटे आधार, और ये क्या बना, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, AC बटे BC। AC बटे BC। फिर छठवां काट थीटा। काट टैन का उल्टा है, टैन में लंब बटे आधार है, तो यहां हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। और क्या हुआ, क्या क्या है, BC बटे AB। BC बटे AB। इतना भाई ध्यान रखना है, ये जाकर के कास्यक
और यह जा करके शक और यह जा करके काट। ये 3 हैं, 3 इसके उल्टे हैं। अब कहोगे कि ये बड़ा कठिन है याद करने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार वीडियो देखोगे सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ये मन ही न बनाओ कि हमको बहुत रटना है, केवल 3 ठे ही रट लो बस। इसके बाद आगे हम बताते रहेंगे, होता रहेगा। इतना काम रहता है कि वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा और हम उसमें बीच बीच में सेट भी करते रहेंगे याद होने के लिए। आप लोग जान नहीं पाओगे, हम सेट कर देंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब एक बात इसमें बची, यहां कोण थीटा, यहां हम दूसरा कोण ले लें, ए ही ले लें मान लो, ठीक। तो अब क्या हुआ, कोण ए ले रहे हैं तो साइन ए लिखें, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए ले लिए हैं तो एक सामने भुजा कौन हुई, BC, लंब हो गई, अब आधार हो गया AB, कर्ण तो रहबे करेगा। लेकिन यहां लिखेंगे नाम शब्द से तो इसे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लेकिन अब लंब है कौन, लंब है BC, तो BC बटे AC। दूसरा क्या है, का से, अब कोण ए चल दिया है तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार कौन होगा, अब जब कोण ए लिए हैं तो लंबा ये हो गया है जिसको पहले आधार कहा गया, लेकिन अब लंब है ये, भले हम लिखे हैं आधार, तो ये क्या हुआ, लंब हुआ, तो आधार क्या हुआ, AB, AB बटे AC, AB बटे AC। तीसरा tan A बराबर लंब बटे आधार, तो लंब BC लिखा जाएगा, ए लिए हैं, भले यहाँ आधार हमने लिखा है, लंब यहाँ लिखा अभी नहीं मिटाए हैं, लेकिन हम कोण से पहचानेंगे तो लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार लिख दें, पहले शब्दों से तो नहीं जान मिलता है। लंब बटे आधार बराबर लंब कौन है, BC बटे आधार है AB। चौथा काशक A बराबर कर्ण बटे लंब बराबर क्या हुआ, AC बटे BC, AC बटे BC, साइन को उल्टा भी, BC बटे AC है तो AC बटे BC। पांचवा sec A, तो क्या होगा, काश का उल्टा कर्ण बटे आधार बराबर AC बटे AB। छठवां काट थीटा, काट A कहो भाई, थीटा नहीं, तो क्या बनेगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर क्या है, AB बटे BC, AB बटे BC। यहाँ एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लंब और आधार हमने लिख दिया है पहले, हम कोण थीटा चालू किए तो ये लंब जहाँ लिखे हैं लंब चला, जहाँ आधार लिखे हैं आधार चला, 6 लिख डाले। फिर इसके बाद क्या किया, इसी चित्र में हमने कोण ए ले लिया। अब या तो लंब को मिटा के इसको आधार लिखें, इसको लंब लिखें, और नहीं लिखे हैं तो जब हम नियम जान रहे हैं कि जो कोण लेंगे उसके सामने भुजा लंब, तो अब जो आधार लिखी गई है यह लंब हो गई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है यहाँ मिटा के लिखें ही।
हम कोण के सामने की भुजा को लंब मान ले रहे हैं, उस हिसाब से अपना लिख दे रहे हैं। हालांकि यहाँ लिख देना चाहिए, चित्र दूसरा हमारा बना देना चाहिए, लेकिन एक ही चित्र में ऐसे सवाल आएंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो इतना आप लोग कुछ अभ्यास करिए, बस इतने त्रिकोणमिति है और कुछ नहीं है। 3 ये याद रखिए, 3 के जोड़ीदार इनके 3 उल्टे हैं, ठीक। बस इतना अगर सेट कर लेते हो, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में उसको बताओ, इसमें हम दोबारा हमारी शंका का समाधान करेंगे। इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, ठीक। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही।